हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेंटल साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस पर। ये जो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस है, ये बेस्ड है लामीज थ्योरम पर। ये जो पूरा मैकेनिक्स होता है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का, जिसे हम लोग लामीज थ्योरम के नाम से स्टडी करते हैं या फिर साइन रूल कहते हैं। सो एग्जैक्टली लामीज थ्योरम क्या है, इसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा पोर्शन आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैकेनिक्स स्टडी करते हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो एग्जैक्टली ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये बेस्ड है थ्री फोर्स है जो कि कोप्लेनर और कॉन्करेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम। सो मैकेनिक्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब हमें पता ही है कि कोई ऑब्जेक्ट पर जब नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई होता है तो उस नंबर ऑफ फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होता है, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो जीरो होता है। और जो नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो उस फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो इसका रिजल्टेंट मोमेंट भी होता है, वो रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होता है। मतलब उस पर कोई इफेक्ट, जो फोर्सेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट ही कंटिन्यू है, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस जो है उसका रिजल्टेंट भी जीरो है और उसका मोमेंट वाला इफेक्ट यानी टर्निंग इफेक्ट भी जीरो ही है। उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू जीरो और रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। दैट इज बेसिक बिहाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और जिसमें हम लोग थ्री फोर्सेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, वहां पर हम लोग पर्टिकुलरली लामीज थ्योरम फोकस करते हैं। सो एग्जैक्ट लामीज थ्योरम क्या है, इसे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो जो लामीज थ्योरम है ये बेस्ड है थ्री फोर्सेस पर। मतलब थ्री फोर्सेस है, कोई ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर थ्री फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। सपोज दिस इज फोर्स P, सपोज दिस इज फोर्स Q, सपोज दिस इज फोर्स R। और कंडीशन ध्यान रखिए भाई साहब, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब रिजल्टेंट इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड कंडीशन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में अप्लाई हो रहा है और उसके बाद में कॉन्करेंट भी है। लामीज थ्योरम में ये तीन कंडीशंस आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने फोर्सेस है, थ्री नंबर्स। कैसे है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। और उसके बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू है जीरो। ये बेसिक है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन ध्यान रखना है कि लामीज थ्योरम जब हम लोग स्टडी करते तो पहले दिमाग में होना चाहिए कि नंबर ऑफ फोर्स इक्वल्स टू थ्री। ना दो होने चाहिए ना तीन होने चाहिए, सॉरी चार होने चाहिए, तीन फोर्सेस होने चाहिए। उसके बाद में कोप्लेनर होने चाहिए और कॉन्करेंट होने चाहिए, यानी सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, पर नॉन कोप्लेनर नहीं होनी चाहिए। सो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो ये जो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स है P, Q, R, और ये जो तीनों फोर्स है उसके बाद में भी ये ऑब्जेक्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। रिजल्टेंट इफेक्ट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब रिजल्टेंट इक्वल्स टू जीरो ही है। देन उसके बाद में लामीज क्या कहता है, इस पर फोकस करते हैं। इफ देयर आर थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम में है, if there are three coplanar concurrent forces acting on a body or object which is in equilibrium, ये बॉडी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, मतलब पहले इक्विलिब्रियम में, बाद में फोर्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे ही है। फोर्स लगने के बाद में भी इसका इक्विलिब्रियम कंटिन्यू है। सो फोर्सेस अप्लाई होने के बाद में भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ये ध्यान रखना है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ये जो मैग्नीट्यूड है इसके वैल्यूएशंस, P फोर्स है उसकी कुछ तो मैग्नीट्यूड है, Q फोर्स है उसका, R फोर्स है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए ये फोर्स P है, देन द फोर्स P की जो मैग्नीट्यूड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन रेशियो। कौन सा साइन रेशियो भाई साहब, वही मैथमेटिक्स वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन रेशियो। मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसका साइन रेशियो के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका साइन रेशियो, तो ये जो फोर्स P है इसके अपोजिट, यानी कि दूसरे जो फोर्सेस है, यानी कि Q और R। देखो भाई साहब तीन ही फोर्सेस है, जब एक की बात करेंगे तो दूसरे दो ही बचते हैं।
सो अगर पी फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा फोर्स है क्यू और आर, इनके बीच का जो एंगल है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल है अल्फा, और ये जो सपोज पी एंड आर है इसके बीच का एंगल बनता है सपोज बीटा, और यहां पर इनके बीच का एंगल मान लीजिए गैमा। सो तीनों फोर्सेस का एंगल की बात करते हैं। सो पी, क्यू और आर, ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल है अल्फा मान लीजिए। उसके बाद में क्यू फोर्स है, बची हुए दोनों फोर्सेस पी और आर, बीटा एंगल है। आर है, आर के बाद में बचते हैं पी और क्यू, उसके बीच का एंगल गामा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस पी, क्यू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्सेस। यानी कि पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनदर फोर्सेस हो गए क्यू और आर। अगर हम लोग क्यू की बात करते हैं तो अनदर फोर्सेस हो चुके हैं हमारे लिए आर और पी। आर की बात करते हैं तो अनदर फोर्सेस पी एंड क्यू। सो इनके बीच का जो एंगल होता है उसका जो साइन रेशियो उसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, कौन सा साइन है बेटा, क्यू और आर के बीच का एंगल है अल्फा, यानी साइन अल्फा। सेम क्यू के लिए अप्लाई करते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, बचे हुए एंगल भाई साहब बीटा, और R is directly proportional to the sine of a gamma। दूसरे दो फोर्स के बीच का एंगल है gamma, this is gamma, और इसे ही हम लोग कहते हैं Lami's theorem। So what is statement for Lami's theorem? अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस होता है कि स्टेट Lami's theorem, so Lami's theorem का स्टेटमेंट वही घिसा बेटा हुआ। Lami's theorem states that, जिसे हम लोग 2 लाइंस बढ़ाते रहते हैं। So Lami's theorem states that if there are 3, ध्यान रखिए बेटा 3 पर फोकस करना है, इट इज 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट, ये 2 वर्ड्स आनी चाहिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 3 फोर्सेस है, ध्यान रखिए 3 फोर्सेस, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, ये वर्ड होना चाहिए। If there are 3 coplanar concurrent forces are acting on a body which is in equilibrium, which is at a rest condition, then इसके बाद में भी ये, then the magnitude of each force, ये जो मैग्नीट्यूड ना, हर एक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, is directly proportional to the sine ratio of angle between another 2 forces। तो 2 फोर्सेस बचते हैं उसके बीच का जो साइन रेशियो है उसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है हमारे लिए Lami's theorem। सो अगर ऐसे डायग्राम बना देते तो हम लोग ऐसे स्टेट कर सकते हैं, बट इसे थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करना है तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो मुझे पता ही है, मान लीजिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब यहां पर होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ky, और यहां पर ये जो y डिवाइडेशंस में होता है तो x डिवाइड बाय y, ये रेशियो जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। सो जो रेशियो है भाई साहब, किस चीज का रेशियो, सो फोर्स P है तो उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है साइन रेशियो के साथ में। सो दैट इज P डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, Q डिवाइडेड बाय, सेम इधर डिवाइडेशंस के बाद में साइन ऑफ बीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट, इसके बाद में R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा, यानी दूसरे दो फोर्स का बीच का एंगल का साइन रेशियो इज आल्सो अ कांस्टेंट। सो ये तीनों अगर कांस्टेंट है तो एक साथ इक्वल भी हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग P साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू Q साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू R साइन ऑफ गामा, इस फॉर्मेट में इसे इंटरप्रेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो भाई जब भी हमें Lami's थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो दिमाग कंफर्म ध्यान रखना है, फोर्स उसके बाद में डिवाइडेशंस में होता है दूसरे दो फोर्स का साइन एंगल, उसके बाद में दूसरा फोर्स, उसके बाद में बची हुए दो फोर्सेस का साइन एंगल। ये रेशो जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है। मान लीजिए यहां पर एंगल्स मुझे पता है, सब अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, गामा की पता है, और कोई भी एक फोर्स पता है मुझे, आर की मैग्नीट्यूड पता है। सो भाई साहब Q और R को इक्वल कर सकते हैं,
और P और R को इक्वल कर सकते हैं। मतलब सबकी अगर एंगुलर पोजीशंस मुझे पता है और कोई भी एक फोर्स मुझे पता है तो बाकी फोर्स की मैग्नीट्यूड मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। और इसी प्रिंसिपल बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है। सो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ देयर आर 3 coplanar concurrent forces are acting on a body which is in equilibrium condition, then the magnitude of each force is directly proportional to the sine ratio of angle between another two forces। ये तो हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, बट एक्चुअली जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसे इस फॉर्मेट में ना लिखते हुए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, P फोर्स डिवाइड बाय दूसरे दो फोर्स का साइन रेशियो, दूसरा फोर्स उसके बाद में जो दूसरे दो बचे उसके बीच का एंगल का साइन रेशियो, तीसरा फोर्स दूसरे दो फोर्स है उसके बीच का साइड एंगल। जिस फोर्स को अगर हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे दो फोर्सेस के बीच का एंगल लिख लीजिए, सीधा सीधा यही होता है। और इस पर बेस सिंपल न्यूमेरिकल होता है। तो बेटा लामीज थ्योरम का न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है। स्टेटमेंट में साइन रेशियो के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखते हैं और अप्लाई करते टाइम ऐसा अप्लाई करते हैं। और यही हमारे लिए साइन रूल भी बनता है। साइन रूल क्यों कहते हैं, इसके प्रूफ में कंसिडर करते हैं। सो भाई साहब इंजीनियर बनते हैं, सो विदाउट प्रूफ हम लोग एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। सो इसका प्रूफ लिखते हैं कैसे होता है थोड़ा। सो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है भाई साहब। लामीज थ्योरम कितने फोर्सेस जरूरी है, दिमाग में पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। 3 फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 3, 2 नंबर ऑफ फोर्सेस नहीं चलता है, 4 5 नहीं चलेंगे, 3 फोर्सेस होने चाहिए। तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्रिएट होनी चाहिए। 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं होने वाला है। 3 फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर भी होने चाहिए और कॉन्करेंट भी होने चाहिए। उसके बाद में लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए लामीज थ्योरम को प्रूव करते हैं। सो एक सिंगल कॉन्करेंट फोर्सेस की बात हो रही है। सो यहां पर एक कॉन्करेंट फोर्स कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक फोर्स है, दूसरा फोर्स यहां पर है, तीसरा फोर्स यहां पर है। ये 3 फोर्सेस की बात हो रही है। सपोज दिस इज फोर्स P, ये हमारे लिए फोर्स Q है और ये हमारे लिए फोर्स R है। चलिए तीनों फोर्सेस कंडीशंस ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम में है भाई साहब। तीनों फोर्स है, कुछ पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, ऐसी कंडीशंस नहीं है। मान लीजिए यहां पर ये एंगल है अल्फा, R और Q फोर्स के बीच का एंगल है अल्फा। इसके बाद में ये एंगल है मान लीजिए बीटा, और P और Q के बीच का एंगल है मान लीजिए गैमा। चलो, और अल्फा बीटा गैमा ये तीनों की एडिशंस एक पॉइंट पर अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो 360 डिग्री होती है। तो इसके प्रूफ में आप लोग 3 फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हो। कंडीशंस क्या है, बेसिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ना भाई साहब, ये 0 होने वाला ही है। सो इसका रिजल्टेंट अगर 0 बनता है, ये तीनों फोर्सेस है और इसका रिजल्टेंट अगर 0 बन रहा है, मतलब P और Q जो फोर्स है, मान लीजिए PQ फोर्सेस है, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस R के मैग्नीट्यूड के साथ में मैच होना चाहिए और डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां पर अगर ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है और सेम 10 न्यूटन फोर्स यहां पर अपोजिट होता है, तो इसका रिजल्टेंट बनता है 0, जो अपोजिट फोर्स होता है जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रेंट कहते हैं। सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अगर होती है तो 3 फोर्सेस है, मतलब 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट एग्जैक्टली तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शंस वाइज, और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। सो मान लीजिए इसका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से। दोनों फोर्सेस को पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, और इसे भी इस तरह से पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट है तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सो भाई साहब ये हो गया हमारे लिए रिजल्टेंट। So this resultant is a resultant R dash मानते हैं इसे। This is R dash for resultant of Q and P force, और ये resultant यहां पर ऐसे फोकस है। So भाई साहब अगर ये P है
तो इसकी मैग्नीट्यूड भी P है, ये अगर Q है तो ये भी Q है, तो एंगुलर पोजीशंस की बात होती है। सो ये एंगल अगर अल्फा है तो इसे अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ये भी एंगल हमारे लिए अल्फा बन चुका है, और एक लाइन अगर है तो इसके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, जिसे हम लोग रेडियन फॉर्मेट में कंसीडर करें तो पाई भी कह सकते हैं। सो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये पूरा यहाँ का एंगल 180 डिग्री है, मतलब ये एंगल मेरे लिए हो चुका है भाई साहब 180 डिग्री माइनस अल्फा। ध्यान रखिए ये एंगल हमारे लिए हो चुका है 180 डिग्री माइनस अल्फा। सेम कंडीशन यहां पर है, ये सेम एक ही लाइन में है, और यहां पर इतना एंगल अगर अल्फा है मतलब ये एंगल हमारे लिए हो चुका है 180, सॉरी ये अल्फा नहीं भाई साहब, ये तो यहां का एंगल है तो ये गैमा है, सॉरी दिस इज गैमा, दिस इज ऑल्सो गैमा, और ये एंगल हो चुका है हमारे लिए 180 डिग्री माइनस अल्फा। सेम वे से हम लोग इस एंगल को भी फोकस कर सकते हैं, दिस एंगल ये कितना हो चुका है, ये अगर टोटल 180 है तो यहां से ये बीटा माइनस कर लेते हैं, सो दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा। सो 180 डिग्री की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसे अगर रेडियन सिस्टम में लिखना है तो मैं पाई भी लिख सकता हूँ, पाई माइनस अल्फा, ये होगा हमारे लिए पाई माइनस गैमा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस बीटा अगर रेडियन सिस्टम्स की बात हो रही है, और डिग्री सिस्टम्स की है तो 180 डिग्री। सो चलिए एंगल्स की बात हो चुकी है भाई साहब। सो ये अगर एंगल अगर हम लोग फोकस करते हैं तो ये एंगल हमारे लिए 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये एंगल हमारे लिए 180 डिग्री माइनस गैमा। सो ये एंगल ये अपोजिट होने वाला, ये पैरेलल लाइन, तो ये एंगल हमारे लिए बन चुका है भाई साहब 180 डिग्री माइनस बीटा, यानी कि पाई माइनस बीटा। तो तीनों एंगल बन चुके हैं। अब इस ट्रायंगल पर फोकस करिए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये तीनों एंगल्स हमारे पास में है। और ट्रायंगल की बात अगर है, तीनों एंगल्स मेरे पास में है, तो उस ट्रायंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं साइन रूल। पहले साइन रूल समझते हैं। सो अगर कोई ट्रायंगल होता है, सपोज मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, ये सपोज बी है, ये सपोज सी है, और इसका जो ए साइड का अपोजिट जो एंगल है, मान लीजिए ये अल्फा है, बी के अपोजिट सपोज बीटा है, और ये सपोज गैमा है सी के अपोजिट। सो जो साइड्स होती है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ दैट साइड, ये जो होती है ये डायरेक्टली साइन एंगल के साथ में प्रोपोगेट होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, अपोजिट अल्फा होता है, उसके बाद में बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, अपोजिट साइड होती है, और गैमा डिवाइड बाय साइन, सॉरी सी डिवाइड बाय साइन ऑफ गैमा। और ये जो होता है ये हमारे लिए होता है साइन रूल। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, कोई ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग साइन रूल यूज करते हैं तो जो साइड होती है उसका जो अपोजिट एंगल होता है, उसका जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं साइन रेशो फॉर्मेट में, इसे हम लोग साइन रूल कहते हैं। और यही साइन रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए साइन रूल अप्लाई कर लेते हैं। चलिए साइन रूल अगर अप्लाई करते हैं, सो ये हमारे लिए हो चुका है आर, इसकी और इसकी वैल्यूएशन सेम है, मैग्नीट्यूड है, तो सो आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, इसका अपोजिट कौन सा है भाई साहब, 180 माइनस गैमा। सो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। सेम ये हमारे लिए बन चुका है पी फोर्स, इसका अपोजिट एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा। सो पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल्स टू, क्यू की बात करते हैं, दिस इक्वल्स टू क्यू, क्यू का अपोजिट है 180 डिग्री माइनस बीटा। सो दिस इक्वल्स टू, इसे यहां पर लिख लेते हैं या फिर यहां पर कॉन्संट्रेट करते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, सॉरी क्यू नहीं, क्यू के अपोजिट है बीटा। ये साइन रूल के अकॉर्डिंग है, ये इक्वल है यानी कांस्टेंट है,
तो 180 डिग्री हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, साइन 180 माइनस जो है वो बेस एंगल ही बनता है। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये सब रेशो कांस्टेंट है मतलब प्रोपोर्शनल भी है। लामिस थ्योरम क्या कहता है, हर एक प्रोपोर्शनल है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा। और यही तो हमारा साइन रूल वाला कंसेप्ट बताने वाला लामिस थ्योरम है। सो लामिस थ्योरम का जो प्रूफ होता है उसमें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तीन फोर्सेस ड्रॉ करना है। कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके अपोजिट होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। अगर सेम मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट सेम है, भाई साहब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे सेम है, तो भाई साहब ये रिजल्टेंट सेम होना ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट है। और सब फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है, मान लीजिए, मानना नहीं है, कंडीशन यही है। सो इसका रिजल्टेंट जीरो बनने के लिए इसके साइडली अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। उसको यहाँ पर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, साइन रूल यूज करते हैं। सो हर एक फोर्स उसके अपोजिट दो फोर्सेस जो होते हैं उसके साइन रेशियो के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है, और ये हमारा लामिस थ्योरम है। सो लामिस थ्योरम के लिए आपको ये बहुत ध्यान रखनी है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लामिस थ्योरम? सो ये हमारे लिए प्रूफ बन चुका है, इसे मैं 2 मिनट में समराइज कर लेता हूं। चलिए, सो लामिस थ्योरम ये तो मोटा मोटी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो चुका है, मुझे अप्लाई कैसे करना है। सो मान लीजिए कोई भी तीन फोर्सेस है और तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। सो ये पॉइंट है, कॉन्करेंट फोर्सेस है, मान लीजिए P है, दूसरा Q है, तीसरा सपोज है R। चलिए PQR फोर्सेस है, तो ध्यान रखना है P4 छोड़ दीजिए, दूसरे फोर्सेस के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा। Q को छोड़ दीजिए, दूसरे दो फोर्सेस P और R मान लीजिए बीटा। उसके बाद में Q फोर्सेस R को छोड़ दीजिए, दूसरे के बीच का एंगल गामा। सो जो फोर्स हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं उस फोर्स को निगलेक्ट करते, बचे हुए जो दो फोर्स है उसके बीच का साइन एंगल ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। Q को अगर निगलेक्ट करते हैं तो R और P के बीच का एंगल बीटा, सो Q साइन ऑफ बीटा और R साइन ऑफ गामा। यही साइन रूल होता है और यही हमारे लिए लामिस थ्योरम, और इसे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। सो यही लामिस थ्योरम है, कुछ ज्यादा लामिस थ्योरम पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। दिस इज इक्वल्स टू सिंपल लामिस थ्योरम। सो लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो मार्क के लिए क्वेश्चंस होता है। सो सीधा सीधा लिखना है, लामिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ देयर आर 3 कोप्लेनर कॉनकरेंट forces are acting on a body which is in an equilibrium। कैसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। then the magnitude of each force is directly proportional to the sine ratio of angle between another two forces। हर एक फोर्स की मैग्नीट्यूड साइन रेशियो ऑफ अनदर टू फोर्सेस की होनी चाहिए। उसके बाद में लामिस थ्योरम की लिमिटेशंस क्या होती है या फिर कंडीशंस क्या हो सकती है। सो लामिस थ्योरम के लिए ध्यान रखना है, फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 2 फोर्सेस के लिए लामिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, 4 या फिर 5 फोर्सेस या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस मोर देन 3 इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। 3 ही फोर्सेस होने चाहिए, 3 के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में फोर्सेस नॉन कोप्लेनर नहीं होनी चाहिए, कोप्लेनर ही होनी चाहिए। मतलब 3 फोर्सेस है और कोप्लेनर नहीं है तो लामिस थ्योरम नहीं अप्लाई होने वाला है। कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कोप्लेनर होनी चाहिए, कॉन्करेंट भी होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, उसके सिवाय लामिस थ्योरम अप्लाई हो नहीं। ओके, चलिए। सो ये फोकस्ड करना है और इक्विलिब्रियम पर हमेशा ध्यान रखना है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें फोकस करना होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स पर। सो जो फ्री बॉडी डायग्राम्स होती है वो फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग कैसे बनाते हैं।
सो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने के लिए मेरे पास दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर रोप या फिर ऐसा लॉन्जिट्यूडनल मेंबर अगर है, मान लीजिए कि यहां पर एक वेट है जिसे हम लोग हैंग आउट करते स्ट्रिंग से। सो मतलब यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये लेंथ वाला मेंबर हो चुका है, यानी कि जिसे हम लोग रोप या फिर स्ट्रिंग कह सकते हैं। या फिर एक मेंबर होता है जिसको लॉन्जिट्यूडनल लेंथ है, और इसको अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं अलोंग द लेंथ, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन। सो जब भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है जो लॉन्जिट्यूडनल मेंबर होते हैं जिस पर लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जो लेंथ इंक्रीज करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वहां पर इसके बीच में टेंशन होता है। और कोई ऑब्जेक्ट या फिर फोर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड है, या फिर ये सपोर्ट है, इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां पर जो कांटेक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यहां पर ऑफर्ड होता है इस कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को कंसीडर करना है इन सेंस ऑफ फोर्स, तो उनके बीच में होनी चाहिए रिएक्शन फोर्सेस, जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मल रिएक्शंस के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है जो कांटेक्ट होता है वो कांटेक्ट के बीच में नॉर्मल होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर ये कांटेक्ट पर ये जस्ट पॉइंट टच हो रहा है, तो यहां पर ये तो पॉइंट टच होने वाला, जब यहां पर ये परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। यहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट, और उसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो नॉर्मल रिएक्शन के वर्ड में नॉर्मल है भाई साहब, नॉर्मल यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस होते हैं उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस परपेंडिकुलर होते हैं, और जो लॉन्जिट्यूडनल मेंबर्स होते हैं उसके बीच में उसे हम लोग टेंशंस के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग लामीस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ध्यान रखिए, लामीस थ्योरम जो होता है वो थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट पर बात करते हैं। इसकी जो डायग्राम वाली कंडीशंस होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में कनेक्शंस निकाल कर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और ये सारा जो पोर्शन है ना भाई, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो ये पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमने सिर्फ लामीस थ्योरम को स्टडी किया है, और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, ये बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग अटैच टेंशंस की बात करेंगे। उसके बाद में स्पीयर सिलेंडर कनेक्टेड है, इंक्लाइंड प्लेन्स पर सपोर्टेड है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होता है, ये पूरा पोर्शंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट सेशंस के लिए न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम्स, और जो न्यूमेरिकल्स आपके डिप्लोमा में होते हैं वो पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। सो यहाँ पर इतना ही फोकस करना है एग्जैक्टली लामीस थ्योरम क्या है, तीन फोर्सेस और उसका प्रूफ कैसे होता है। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट जिसमें हम लोग टोटल लामीस थ्योरम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाला है, इसे भी अच्छी तरह से फोकस करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लामीस थ्योरम एक्सप्लेनेशन, जो कि लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच।